कौन सी रोटी सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है? ये सवाल हर किसी के मन में होता है। हर कोई जानना चाहता है कि मेरे लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है, क्या खाएँ? और जानना चाहे भी क्यों नहीं, क्योंकि आज हर एक कुछ में मिलावट है। यहाँ तक कि खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट है, फल में मिलावट है, सब्जियों में मिलावट है, पानी में मिलावट है, हवा में मिलावट है। और खाने-पीने की सभी चीज़ें सीधा हमारे शरीर से ताल्लुक़ रखता है। हम जो कुछ भी खाएँगे, ये सीधा हमारे शरीर पे असर डालता है। हम जो कुछ भी पिएँगे, इसका असर, इसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर में साफ़ देखने को मिलता है। यदि हम नेचर की बनाई हुई चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, तो शरीर हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, हमारा शरीर फिट होगा, निरोग होगा। लेकिन वही यदि मिलावट की चीज़ें बार-बार खाई जाए तो इसका बुरा इफ़ेक्ट शरीर पे पड़ता है और शरीर को तरह-तरह की गंभीर बीमारियाँ होने लगता है। कुछ बीमारियाँ तो ऐसा है जिसका इलाज अभी तक साइंटिस्ट नहीं खोज पाया है, जिसको लाइलाज की बीमारी कहते हैं। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि सेहत के लिए क्या सबसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है? और आज के इस विषय में हम यही टॉपिक लेके आए हैं कि सेहत के लिए सबसे बेहतर कौन-सी रोटी होगी और कौन-सी रोटी लिया जाए जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो सके। चलिए डिटेल से जानते हैं, विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। खाने-पीने की चीज़ों में ज़्यादातर अनाज खाया जाता है और अनाज भी कई तरह के होता है। सबसे ज़्यादा अगर अनाजों में यदि कोई अनाज खाया जाता है तो वो है गेहूँ। गेहूँ को रोटी के शक्ल में खाया जाता है, ज़्यादातर खाया जाता है। गेहूँ के बाद जौ आता है, जौ खाया जाता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है और इन सभी को हर एक अलग-अलग मौसमों में प्रकृति ने पैदा किया। ज्वार, बाजरा, गेहूँ, रागी ये सभी अनाज अलग-अलग तासीर के होते हैं, इसके गुण भी अलग होते हैं, इसके पोषक तत्व भी अलग होते हैं। और सवाल ये उठता है कि इन सभी में से सबसे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है? कौन-सी रोटी सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है? तो इसको जानने के लिए एक बात का जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रकृति ने इन सभी को अलग-अलग बनाया भी है और इसकी तासीर भी अलग रखा है। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भी अलग-अलग होता है, गुण भी अलग होता है। मनुष्य को ही बनाया तो हर एक मनुष्य का प्रकृति अलग होता है। कोई ठंडा तासीर की होता है तो कोई गर्म तासीर के होते हैं, कोई कफ प्रकृति वाले होते हैं तो कोई पित्त प्रधान वाले होते हैं, तो कोई कफ पित्त मिक्स प्रधान वाले होते हैं। तो उसी हिसाब से उसकी ज़रूरत भी अलग-अलग होता है, उसी हिसाब से उसकी खान-पान भी अलग होता है। कोई कफ प्रधान वाला रोगी या कफ प्रधान वाला व्यक्ति जिसको कफ प्रकृति का हो, जो ठंडी तासीर की चीज़ें यदि उसको वो ले तो उसकी कफ तो और बढ़ेगा ना। वो ठंडी तासीर की चीज़ें यदि खाए तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ेगा। उसका तो उल्टा शरीर को मेंटेन करने के लिए यदि कोई पित्त प्रकृति वाला रोगी है या पित्त प्रकृति वाला लोग को यदि ठंडी तासीर की चीज़ें खाया जाए तभी तो उसके शरीर में जाके उसकी जो पित्त है उसको शांत करे और सौम्य मेंटेन में रखे। शरीर को बैलेंस में रहने के लिए कफ, पित्त और वात तीनों को समान मात्रा में रहना बेहद ज़रूरी है और इसको खाने-पीने की चीज़ों से मेंटेन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति गेहूँ की रोटी खा रहा हो और यदि उसकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो गेहूँ को पचा रहा हो आसानी से और वो लंबे समय से खाते आ रहा हो और उसे किसी तरह की कोई समस्या ना हो रहा हो तो उसके लिए गेहूँ की रोटी सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसका शरीर उस हिसाब से ढल चुका है। लेकिन अगर ये वही व्यक्ति अगर जौ की रोटी खाने लगे तो हो सकता है कि जौ की रोटी उसे सूट ना करे, जौ की तासीर ठंडा होता है। हर एक अनाज हर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हर किसी की तासीर अलग होता है, हर किसी की गुण अलग होता है, हर किसी की प्रकृति अलग होता है। उस हिसाब से प्रकृति ने अलग-अलग तरह के अनाज बनाया तो हर एक तरह के अनाज का गुण भी तो अलग है, प्रकृति भी अलग है, तासीर भी अलग है, पोषक तत्व भी तो अलग-अलग होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज यदि कोई है तो वो है गेहूँ। एक सामान्य व्यक्ति यदि गेहूँ वो ले रहा हो और उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त है और अनाज गेहूँ का जो रोटी है
वो उसे आसानी से डाइजेस्ट कर रहा हो, उसके शरीर में आसानी से डाइजेस्ट होने के साथ साथ उसको कोई नुकसान ना दे रहा हो, तो उसके लिए गेहूं की रोटी सबसे बेस्ट है। क्योंकि गेहूं की रोटी लंबे समय तक खाया जा सकता है और बिना नुकसान के खाया जा सकता है। इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है, अच्छी खासी क्वांटिटी में फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। अब आते हैं जौ के बारे में। जौ की तासीर ठंडा होता है। जौ का कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जौ में कम होता है, ये वज़न कम करने में ज़्यादा बेहतर होता है। जौ की रोटी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, शरीर का जो फैट है उसको कम करने का काम करता है, दिल को दुरुस्त रखता है। यदि किसी को किडनी की समस्या हो या किडनी की बीमारी हो तो ऐसे लोगों को जौ का रोटी सबसे बेस्ट होता है। यदि कोई पित्त प्रदान वाले व्यक्ति है, उसके शरीर में गर्मी बढ़ जाता है, तो जौ का रोटी खाए, क्योंकि जौ का जो तासीर है वो ठंडा होता है और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट होगा, उसके लिए अनुकूल होगा। अब आ जाते हैं बाजरे के अनाज के बारे में। बाजरे की रोटी खास करके ठंडा मौसमों में खाया जाता है, क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म होता है और इसमें फाइबर अच्छी खासी होता है, वज़न कम करता है और ये भी शरीर के फैट को कम करने में बहुत ही मदद करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बाजरे की तासीर गर्म होता है, इसको ठंडा मौसम में खाया जाता है। अब जानते हैं रागी के बारे में। रागी ये छोटा छोटा थोड़ा लाल कलर का होता है और ये बेहद ही गुणकारी अनाज होता है। ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये शुगर मेंटेन रखता है, शुगर लेवल को कम करता है। इसमें अच्छा खासा फाइबर होता है, आयरन होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है। जिन लोगों का घुटनों में या जॉइंटों में, कमर में कहीं दर्द होता है तो उन लोगों के लिए ये रागी की रोटी सबसे बेस्ट हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बेहतर बनाता है। यदि कब्ज रहता हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता हो फाइबर की कमी के कारण, तो ये रागी की रोटी उसके लिए अनुकूल पड़ेगा। या फिर कोई कफ प्रधान रोगी हो या कफ प्रधान के लोगों के लिए रागी की रोटी सबसे बेस्ट हो सकता है, क्योंकि रागी का जो तासीर है वो गर्म होता है। ठंडे मौसम में इसको लेना ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए अब जानते हैं चना की रोटी के बारे में। चना ये एक ऐसी अनाज है जो खास करके जिन लोगों को प्रोटीन की कमी रहती है उन लोगों के लिए चने की रोटी सबसे बेस्ट होता है। ये वज़न को कम करने का काम करता है, मसल्स को गेन करने का काम करता है। जो पतले दुबले हैं, जिसको मसल्स जिसकी बॉडी में नहीं है, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन को भी पूरा करता है, शरीर में ताकत देता है, अच्छा खासा फाइबर है। उसके साथ साथ ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर को मेंटेन में रखता है, शुगर कभी बढ़ने नहीं देता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है तो चने की रोटी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त होता है या कब्ज़ को ये खोलने का काम करता है। इस तरह आप देखेंगे तो हर एक अनाज का अलग अलग तासीर है, हर एक अनाज का गुण अलग है, हर एक अनाज का पोषक तत्व अलग है। इसकी जो तासीर है, किसी का गर्म है तो किसी का ठंडा है तो किसी का सौम्य है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। तो इस लिहाज से हर एक अनाज का अपना अपना अलग अलग गुण है। अनाज जिसके बारे में हमने बताना भूल गया वो है मक्का। ये मक्का की जो अनाज है ये सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है। जिन व्यक्तियों को यदि वज़न कम है तो उसे चाहिए कि मक्का की रोटी खाए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होता है, ये जल्दी से मसल्स गेन करता है, इसमें फैट की मात्रा भी होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यदि इंटेक ज़्यादा किया जाए तो शरीर में खुद ब खुद प्रकृति ने ऐसा सिस्टम रखा है कि वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और ये वेट को गेन करता है। तो मक्का की रोटी जिसको ताकत की कमी हो गया हो, बहुत ही कमज़ोर हो, दुबला पतला शरीर हो, शरीर से यानी कमज़ोरी साफ झलकता हो या वज़न दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा हो, तो वैसे व्यक्तियों को मकई की रोटी ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि मकई का जो तासीर है वो सौम्य है और इसके हिसाब से ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है, आयरन होता है भरपूर मात्रा में, कैल्शियम होता है भरपूर मात्रा में और भी बहुत सारे पोषक तत्व इसमें होता है। अच्छा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी सबसे बेहतर होता है, क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है और भूख को बढ़ाता है। इस हिसाब से ये सबसे बेहतर हुआ कमज़ोर लोगों के लिए या पतले दुबले लोगों के लिए सबसे बेहतर होता है। अच्छा, अभी के समय में एक सिस्टम चला है मल्टीग्रेन आटे की रोटी। मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए हर एक अनाज को थोड़ा थोड़ा लिया जाता है। इसमें गेहूँ थोड़ी मात्रा में लिया जाता है, थोड़ी मात्रा में जौ लिया जाता है, थोड़ी मात्रा में चना लिया जाता है, थोड़ी मात्रा में रागी लिया जाता है
और इस तरह से 3-4 अनाज को मिला के और इसकी आटा बना के इसकी रोटी बनाई जाती है। और जो खास करके डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये सबसे बेहतर होता है। डायबिटीज़ की जो मरीज़ है वो ज़्यादातर मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सही भी है, क्योंकि हर एक की तासीर, हर एक की पोषक तत्व थोड़ी-थोड़ी इसमें मिक्स हो करके ये एक संतुलित आहार बन गया, जो सेहत के लिए सबसे बेहतर होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सबसे बेहतर क्या है? सेहत के लिए सबसे अच्छी रोटी कौन-सी हो सकती है? तो इसका जवाब आप खुद ही ढूँढ सकते हैं कि जब प्रकृति ने खुद ही हर एक अनाज में तासीर अलग रखा, गुण अलग रखा और उसके पोषक तत्व अलग रखा, और इंसान को भी ज़रूरत अलग-अलग है। किसी को वेट गेन करने की ज़रूरत है, तो किसी को वेट घटाने की ज़रूरत है। कोई वेट घटाना चाहता है, तो कोई वेट बढ़ाना चाहता है। कोई गर्म तासीर की चीज़ें लेना चाहता है, किसी को गर्म तासीर की चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो कोई ठंडी तासीर की चीज़ लेना चाहता है, किसी को ठंडा तासीर की चीज़ें ज़रूरत है। कोई किडनी की रोगी है, कोई दिल की रोगी है, कोई कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहता है, तो कोई फैट को शरीर में बढ़ाना चाहता है। तो इस हिसाब से एक व्यक्ति अपने ज़रूरत के हिसाब से खुद सिलेक्शन करे तो कि मेरे लिए सबसे बेहतर रोटी क्या हो सकता है, किस अनाज की रोटी मेरे लिए सबसे बेहतर हो सकता है। एक किडनी रोगी के लिए जौ की रोटी सबसे बेहतर होता है। अब वो चने की रोटी खाने लगे तो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हुआ ना, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होता है, इसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होता है, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, यूरिया क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हर एक लोग खुद ही सिलेक्शन करें कि मेरे लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। जब प्रकृति ने ही अनाज अलग-अलग बनाया तो उसकी पोषक तत्व भी अलग-अलग रखा, उसमें गुण अलग रखा, तासीर अलग रखा। तो हर एक व्यक्ति का शरीर भी तो अलग है, गुण भी अलग है, तासीर भी अलग है, तो उस हिसाब से ज़रूरत भी तो अलग-अलग है। तो इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा कि सेहत के लिए सबसे अच्छी रोटी कौन-सी होती है। जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको ज़रूरत हो, आपके शरीर को जो ज़रूरत हो, वो रोटी आपके लिए सबसे बेहतर होता है। आप खुद देखें कि मेरे लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। यदि जौ की रोटी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है तो आप जौ की रोटी लें, क्योंकि ये आपके लिए सूटेबल है, आपका शरीर को ये ज़रूरत है, आपकी सेहत के लिए ये फ़ायदेमंद है। लेकिन वहीं कोई दूसरे व्यक्ति के लिए जौ की रोटी नुकसान हो सकता है, नुकसान दे सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति की ज़रूरत अलग-अलग है, तो वो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से रोटी का या अनाज का सिलेक्शन करे कि मेरे लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। चलिए, ये वीडियो में आपको सवालों का जवाब बहुत ही बेहतर तरीके से मिल गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी तक लेके आते रहते हैं। यदि ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुँचे और इसका लाभ वो ले सके। और यदि आप इस वीडियो में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ और आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी तक लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।